नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जेक क्लास 12 बायोलॉजी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सेट 1 का। मैं इसमें कोशिश करेंगे कि आसान से आसान भाषा में सेट 1 का सॉल्व किया जाए विथ फुल एक्सप्लेनेशन, यानी A to Z टॉपिक के बारे में सब चीज़ जान के हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा इम्यूनिटी और उसके टाइप के बारे में जान लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है जितना भी यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है सब में क्या किया है, जस्ट वो लोग आंसर दे दिया है। तो ऐसे आंसर याद करके मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग उसको समझेंगे ही नहीं तो उसको क्या काम में लाएंगे। क्योंकि जब मेन टाइम पे कभी भी क्वेश्चन कोई पूछेगा या फिर किसी को हम लोगों को किसी को समझाना हो तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे। तो चलिए इतना देखने के बाद हम लोग देखते हैं। देखिए, इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो जन्म के समय मिलता है उसको इनेट बोलते हैं, जो पूरा लाइफ स्टाइल में हम लोग गेन करते हैं उसको एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एडेप्टिव में भी दो तरह का होता है, एक नेचुरल इम्यूनिटी, एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो देखिए, नेचुरल में भी दो तरह का होता है, एक एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव होता है वो डायरेक्ट हम लोग बॉडी बनाता है कोई भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल के साथ लड़ के। और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो मैटरनल के थ्रू या फिर कोई बाहर से हम लोग उसको देते हैं। तो आर्टिफिशियल उसमें फिर देखिए, एडेप्टिव में आर्टिफिशियल भी है। आर्टिफिशियल में जो पैसिव है और एक्टिव है, जो पैसिव है उसको एंटीबॉडी डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, और जो एक्टिव है वो इम्यूनोग्लोबिन से मतलब बाहर से हम लोग देते हैं, उसके बाद बॉडी बनाता है। इसमें भी एक्टिव में, बट उसमें क्या है, डायरेक्ट बॉडी लड़ के बनाता है, इन्फेक्शन होता है, इसमें कुछ इन्फेक्शन नहीं होता है आर्टिफिशियल में। तो इसको हम लोग इसलिए जाने क्योंकि ज़्यादातर हम जितना भी क्वेश्चन है आया है सेट 1 पे, उसमें देखें कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी और नेचुरल आर्टिफिशियल के रिलेटेड ही ज़्यादातर आया है, इसलिए आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन पे पूरा हुई द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी के जो एग्जाम्पल है वो वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम लोग का बॉडी डायरेक्ट कोई भी फॉरेन पार्टिकल के साथ लड़ के इम्यूनिटी गेन करता है। और कोलेस्ट्रॉल में क्या है, वो एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। पैसिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में कोई भी बच्चा अपना माँ से इम्यूनोग्लोबिन ए रिसीव करता है, और रेडीमेड एंटीबॉडी भी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। सो हम लोग बोल पाएंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी एग्जांपल वैक्सीनेशन है। चलिए इसको देखने के बाद अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल उसमें रिप्रेजेंटेड क्या होगा, तो इसमें देखिए H2L2 जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है उस सोल्यूशन होगा। इसको समझने के लिए भी हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेंगे। तो देखिए, डायग्राम में दिख रहा है दो हेवी चेन है और दो लाइट चेन है। देखिए, तो इसी को सॉल्यूशन में दिया है H2L2। तो देखिए, जो छोटा छोटा चेन दिख रहा है लाइट चेन वो L2 है, और जो हेवी चेन है दो वो H2 है। चलिए इसको समझने के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद। देखिए, ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर होगा बी। देखिए, ह्यूमरल रिस्पॉन्स एसोसिएटेड होता है बी सेल, ब्लड, प्लाज्मा, मेमोरी सेल, एंटीबॉडी। मेनली ह्यूमरल रिस्पॉन्स बी सेल में इन्वॉल्व होता है। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होता है टी सेल। देखिए, दो तरह से इम्यूनिटी होता है, जैसे आप लोग बोले एक्वायर्ड और इनेट। जो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड में भी दो तरह का होता है, पैसिव और एक्टिव। तो देखिए, एक्वायर्ड में दो तरह का जो मिलता है, जैसे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और ह्यूमरल रिस्पॉन्स। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स को गेन कर मतलब ह्यूमरल रिस्पॉन्स को चलाता है बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट चलाता है सेल मीडिएटेड। तो सेल मीडिएटेड का क्वेश्चन था इसलिए इसका आंसर है टी। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इंटरफेरन आर। तो इंटरफेरन आर सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो इंटरफेरन जो है उसको वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट करता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट इसको जानना चाहिए, क्योंकि देखिए, इंटरफेरन क्या है, जब एक वायरस कोई भी सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस सेल क्या करता है, आसपास का जितना भी सेल है उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, इसके साथ कैसे लड़ना है। और अगर ये वायरस है, दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन वो दे देता है। जैसे हम लोग घर में किसी घर में अगर चोरी या फिर कुछ डकैत होता है तो हम लोग दूसरों को या फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ऐसा चोर था, ऐसा ही था, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे जैसे भी करके। उसी तरह से इंटरफेरेंट भी मैसेज दे देता है अपना आसपास का सेल को, क्योंकि सब सेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ रहता है, सब अपना कॉन्टैक्ट के साथ रहता है। मतलब अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो इंटरफेरेंट जो है एक तरह का प्रोटीन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल बनाता है। मतलब जैसे हम लोग मैसेज भेजने के लिए किसी एक मीडियम का यूज करेंगे, तो इंटरफेरेंट भी एक मीडियम है।
जिसके थ्रू वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है, एक वायरस इन्फेक्टेड सेल दूसरा वायरस इन्फेक्टेड सेल को मैसेज देता है या फिर उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि वायरस के साथ कैसे लड़ा जाए। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको क्या बोलते हैं। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, वो फास्टर है। इसका 6 का भी आंसर होगा, क्योंकि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्लोअर होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी कोई भी वायरस आता है या फिर फॉरेन पार्टिकल आता है तो बॉडी उसको लड़ने के लिए प्रैक्टिस करता है, जानता है कैसे करके लड़ाया जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपना चैनल पे बना दिया है इससे पहले ही, तो उसको आप लोग विजिट कर दिया तो आप अच्छे से समझ पाइएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इनेट इम्यूनिटी मीन्स। तो इनेट इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी बाय बर्थ, जैसे मैंने पहले ही इसके बारे में समझा दिया है वीडियो की स्टार्टिंग में कि 2 तरह की इम्यूनिटी होता है, इनेट और एक्वायर्ड। उसमें से इनेट जो है जो बर्थ के समय मिलता है और एक्वायर्ड जो बाद में हम लोग गेन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की तरफ कौन इम्यूनोग्लोबिन पास करेगा। तो इसका आंसर होगा बी IgG, क्योंकि ये छोटा साइज में होता है इसलिए प्लेसेंटा को पास कर पाता है। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। देखिए जो इम्यूनोग्लोबिन है वो एलर्जिक रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर है IgE, क्योंकि IgE एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन में पाया जाता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल बाय मदर्स फर्स्ट मील। तो मदर्स फर्स्ट मील में क्या मिलता है IgA, क्योंकि और इसका आंसर ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कुछ भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट जितना भी है, जैसे लार है, हम लोग का आंसू है, सब में IgA मिलता है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ट्यूमर इज बाय आर। ट्यूमर क्या है। तो ट्यूमर है ग्रुप ऑफ सेल व्हिच हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी 11 का ए। देखिए जितना भी सेल है, जैसे इससे पहले हम लोग इंटरफ्रेंट का केस में बताया कि एक सेल दूसरा सेल को मैसेज देता है कि कोई वायरस हमको इन्फेक्ट कर दिया है, उसके साथ कैसे लड़ा जाता है। उसी तरह से सब सेल कॉन्टैक्ट में रहता है एक साथ, और जब ये कॉन्टैक्ट अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खो देता है तब वो ट्यूमर कहलाता है। क्योंकि जब कोई एक सेल किसी के साथ कोई मतलब नहीं रखता और अपने माइटोसिस करते जाता है और अपना नंबर इंक्रीज करते जाता है, तो सेल को ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर भी 2 तरह के होता है, एक मलाइगनेंट ट्यूमर और एक बेगिन ट्यूमर। जो मलाइगनेंट ट्यूमर है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक देखने भी वाले हैं सेम क्वेश्चन कि देखिए टाइप्स ऑफ ट्यूमर और कैंसरियस सेल। तो देखिए इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि बेगिनिंग ट्यूमर और मलाइग्नेंट ट्यूमर दोनों ट्यूमर का भाग है। उसमें से खतरनाक होता है मलाइग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि मलाइग्नेंट ट्यूमर जब हो जाता है किसी के अंदर तो वो एक बॉडी का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रेवल करता है या फिर चल जाता है, जिसके कारण वो पूरा बॉडी में फैल जाता है। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है एक्सेसिव एंड लॉन्गर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल ड्रग्स में लीड इनटू। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें सब होता है, हार्ट फेलियर, सेरिब्रल हेमोरेज, लाइव सब चीज़ होता है। तो इसका आंसर है डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका आंसर है ए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखिए एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो अभी कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि एलाइजा का क्या क्या यूज ज़्यादा। तो एलाइजा का यूज कुछ भी रैपिड टेस्ट में किया जाता है, जैसे ज़्यादातर कोरोना का जो रैपिड टेस्ट है उसमें भी किया जाता है, जो भी प्रेगा न्यूज या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ रैपिड टेस्ट उसमें भी किया जाता है, HIV का टेस्ट में भी एलाइजा का यूज किया जाता है। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है वाइडल टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए विडल टेस्ट एसोसिएटेड होता है टाइफाइड के साथ। इसे सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है DNA फिंगरप्रिंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखिए DNA फिंगरप्रिंट वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पर। DNA फिंगरप्रिंट वर्क करता है DNA पॉलीमॉर्फिज्म पर, यानी 16 का बी। अब देखते हैं द टर्म कोडन इज एसोसिएटेड विथ। देखिए तो कोडन जो टर्म है किसके साथ एसोसिएटेड होता है, कोडन टर्म एसोसिएटेड होता है mRNA के साथ। तो 17 का आंसर है बी। अब देखते हैं 18 बोल रहा है इनिशिएशन कोडन AUG कोड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड। तो इसका आंसर होगा मिथोनिन, क्योंकि मिथोनिन एक स्टार्ट कोडन है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टार्ट कोडन कौन है, तो स्टार्ट कोडन AUG है। तो देखिए 19 का क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड 20 है, यानी 19 का आंसर होगा डी। लेकिन अगर बोलेगा एसेंशियल एमिनो एसिड कितना है तो इसका आंसर होगा 8। तो अभी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा था प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ। तो कौन सा डायरेक्शन में रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है। तो इसका आंसर होगा बी का ए 5' to 3' डायरेक्शन पे रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है। तो अभी देखिए 21 क्वेश्चन है। तो 21 क्वेश्चन पे बोला सिंथेसिस ऑफ DNA मोलिक्यूल फ्रॉम RNA मोलिक्यूल इज टर्म्ड। तो इसका आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। 21 का बी। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे हुआ। देखिए जैसे हम लोग डायग्राम पे देख रहे हैं DNA से RNA के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
ट्रांसक्रिप्शन। उसी तरह से आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और क्वेश्चन में क्या पूछा कि डीएनए आरएनए से डीएनए बनाना है, तो आरएनए से डीएनए जब बनाता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इसको समझने के लिए भी हम लोग एक आसान सा एग्जांपल भी लेंगे, और मैंने अपना वीडियो में भी ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसके लिए भी अलग से वीडियो आरएनए पॉलीमरेज बोल कर मेरा चैनल पर जाइए और जाकर विजिट कीजिए, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेजिज्म के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए, इसको समझने के लिए या फिर इसको याद करने के लिए ऐसा आसान सा तरीके कि कहाँ से कहाँ जाना है, मतलब अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत है, और डीएनए से डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होता है। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत आता है, और इसको पूरा होल प्रोसेस को बोलते हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ बोलते हैं, जिसको फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, तो इसमें बोल रहा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो इसका आंसर होगा 22 का एस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा था फिनोमिनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व इन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, तो 23 का आंसर होगा सी, स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ऑब्जर्व किया जाता है। तो अब देखिए फिनोटाइप रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, 24 का आंसर होगा डी, 9:3:3:1। इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर, तो 25 और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए टेस्ट क्रॉस। तो देखिए टेस्ट क्रॉस क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि टेस्ट क्रॉस क्या है, अगर कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसका डेफिनेशन बताए, तो टेस्ट क्रॉस ऐसा है कि कोई भी एक जनरेशन को जब उसका प्रीवियस कोई रिसेसिव या फिर डोमिनेंट जनरेशन के साथ हम लोग उसको क्रॉस करते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। कभी कभी ऐसे भी मैंने क्वेश्चन देखा है कि उसका डेफिनेशन ही डायरेक्ट पूछ ले, तो इसलिए हमने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा प्लियोट्रोपिज्म इज ए फिनोमिनन इन व्हिच। तो इसका आंसर होगा डी, वन जीन जब एक जीन कंट्रोल करता है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को, जैसे नाम सजेस्ट करता है, उसको बोल रहा प्लियोट्रोपिज्म। अब 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो 27 बोल रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए जेनेटिक मटेरियल दोनों होता है, डीएनए और आरएनए। मोस्टली ज़्यादातर डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल, बट किसी किसी ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस में जो पहले ऑर्गेनिज्म रहता था उसमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल रहता था। अब देखिए 28 क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का एक ही लॉ है जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो वैलिड है हर सिचुएशन पे। मेंडल का बाकी जितना लॉ है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, ये किसी किसी जगह पे फेल हो जाता है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो किसी जगह पे फेल नहीं होता है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गेमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो हार्मोन्स जो है सीक्रेटेड करता है प्लेसेंटा, मेनली सीक्रेटेड करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बट प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा सब हार्मोन को सीक्रेट करता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एससीजी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए कौन दिया था, तो इसका आंसर है डी, वाटसन एंड क्रिक। ये बहुत फेमस मॉडल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे बोल रहा है इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट के जो इन्फेक्टेड स्टेज है उसको बोलते हैं स्पोरोजॉयड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 बोल रहा था सेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज कंप्लीटेड इन द। सेक्सुअल स्टेज जो है मलेरिया पैरासाइट को कंप्लीट होता है मॉस्किटो के अंदर। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मोस्टली हर एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है एनी सब्सटेंस दैट कैन कॉज कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजन। तो कोई भी सब्सटेंस जो कैंसर कॉज करता है उसको कार्सिनोजन बोलते हैं। इसका सिंपल सा फंडा यही है कि कुछ भी चीज़ लाइक यूवी रेज हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो जिससे भी कैंसर कॉज होता है उसको कार्सिनोजन बोलते हैं। सिंपल सा इसका आंसर होगा। और हम लोग मैंने देखा भी कि कैंसर का बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है ड्यू टू सम बैड प्रोडक्ट ऑल्सो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पोलिनेटेड प्लांट। तो वाटर से पोलिनेटेड प्लांट कौन नहीं, तो इसका आंसर है वाटर लिली। क्योंकि वाटर लिली कभी का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वाटर लिली कहाँ रहता है, तो वाटर लिली भी वाटर ही में रहता है, बट इसका पोलिनेटेड जो है वो इंसेक्ट्स या बर्ड्स के थ्रू होता है, क्योंकि इसका
फ्लावर्स जो है वो वाटर लेवल से ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण इंसेक्ट्स और बर्ड्स बैठ के उसको भी पोलिनेट करता है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ। तो नॉन स्टिकी जो पोलन ग्रेन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, तो इसका ये एयर पोलिनेटेड फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जितना भी एयर पोलिनेटेड फ्लावर्स है तो उसमें नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं मेल पार्ट टू मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट्स, तो अगर स्टिकी हो जाएगा मतलब कहीं चिपक जाएगा पोलन ग्रेन, तो फिर पोलिनेशन कैसे हो पाएगा। इसी कारण नॉन स्टिकी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सिंपल से सोच सकते हैं कि कोई भी फ्लावर अगर स्टिकी हुआ, क्योंकि उसको सबसे पहले उसको हम लोग को ये समझना है कि हम लोग हवा के थ्रू उसको पोलिनेशन करवा रहे हैं या फिर हवा के थ्रू उसको ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो वही अगर चिपकाऊ होगा, कहीं चिपक गया, तो फिर वो फ्लावर्स पार्ट तक कैसे पहुंच पाएगा। तो इसलिए एयर पोलिनेटेड फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है नॉन स्टिकी पोलन। तो इसको वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को लगभग हम लोग पूरा ही सॉल्व कर चुके हैं, 35 क्वेश्चन, इसलिए